हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं, सीजी बोर्ड का है ना, मैथमेटिक्स। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, देखिए लिखा है कि निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो हमको कथन दिया गया है, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको हमको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इस एक्सरसाइज में आप समीकरण में व्यक्त करना सीखेंगे, कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इसके बाद आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है जिसको हमको समीकरण में बदलना है, तो देखिए क्या लिखा है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस का जो आपका आंसर है, जो आपका समीकरण बनेगा, इसी के आधार पे बनेगा। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, तो एक क्रिकेट कोच हैं हमारे, उन्होंने 3 बल्ले और 6 गेंदें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बल्ले और गेंद, तो 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी हैं। रुपया दिया है, उनका कुल मूल्य दिया हुआ है ना। 3 बल्ले और 6 गेंदें कुल कितने रुपए में खरीदी है? 3900 रुपये में। और फिर इसके बाद क्या बोलता है कि वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो 1 बल्ला और 2 गेंद का कुल मूल्य जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1300 रुपये आ रहा है। और 3 बल्ले और 6 गेंदों का कुल मूल्य कितना आ रहा है? 3900 रुपये आ रहा है। तो इसको हमको अब समीकरण में लिखना है। ठीक है, तो अब समीकरण में जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हमको 2 अलग अलग चीजें दे रखी हुई हैं, हम उनको x और y अपने हिसाब से 2 अलग अलग चर हम उसको मान लेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए पहली जो लाइन आपको दे रखी है, पहली लाइन के हिसाब से हम चलते हैं। इसमें लिखा है हमको कि 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में है? 3900 रुपये में। तो किनकी बात कर रहा है यहाँ पर? बल्लों की बात कर रहा है और गेंदों की। तो मेरा शुरुआत यहीं से हो जाएगा, देखिए है ना। हम हल करते हैं इसको, तो मान लेते हैं, मानना पड़ेगा हमको, माना चूंकि 3 बल्ले 6 गेंदे, एक बल्ले का कुछ मूल्य होगा, एक गेंद का कुछ मूल्य होगा, और इन सब को मिलाकर के कितना लिया हुआ है उसने? 3900 रुपये लिया हुआ है। तो मैं एक बल्ले का मूल्य कुछ मान लेता हूं और एक गेंद का मूल्य कुछ मान लेता हूं। तो हमने लिखा कि माना एक बल्ले का मूल्य, ध्यान से देखिएगा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये व एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिया। अब हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्या लिखा है? 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपये है। तो देखिए प्रश्नानुसार है ना, ऐसा कर लेते हैं इसको हम, प्रश्नानुसार। तो क्या कहता है आपसे? 3 बल्ले और 6 गेंदें। तो ध्यान से देखिए, 3 गेंदों का मूल्य, सॉरी बल्ले पहले का है हमारे पास में, 3 बल्लों का मूल्य और प्लस में कितना? 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य कितना दिया है? बराबर में 3900 रुपये। इतना ही दिया हुआ है आपको कि 3 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितने में खरीद रहा है? वो 3900 रुपये में खरीद रहा है। क्लियर है? अब हमने यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य हमने मान के रखा हुआ है। कितना है एक बल्ले का मूल्य आपका? x रुपये। तो यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 3x रुपये ना, गुणा करते हैं हम हमेशा। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो गया आपका? 3x, प्लस है, जोड़ दिया। एक गेंद का मूल्य कितना माना है हमने? y रुपये। तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? फिर से गुणा करिए, 6y। क्लियर है बात ये? और बराबर कितना दिया है आपका? 3900 रुपये।
ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका समीकरण ये बन गया, है ना। अब हम चाहें यदि इसको हमको हल करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ यहाँ से यदि कॉमन ऐसी कोई संख्या ले लें जो यहाँ जा करके जब भाग में जाएगी तो इससे कट जाए, तो हम वो निकाल सकते हैं कॉमन में, उभयनिष्ठ में, है ना। ठीक है, तो समीकरण पहले बस अपन यहाँ बनाना सीखेंगे कि समीकरण हम किस प्रकार से बना रहे हैं। क्लियर है बात ये। तो एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लिया, और उस हिसाब से क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में है, तो हमने वो लेकर के जोड़ करके उसको अपना समीकरण बना लिया। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ देखिए जरा यहाँ से, कि वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। तो जरा इसको भी देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2 गेंदों का मूल्य। और कितना दिया है आपको ये देखिए जरा, 1300 रुपये। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य और 2 गेंदों का मूल्य कितना है आपका, 1300 रुपये। अब इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए। तो एक बल्ले का मूल्य वो तो मैं मान के चल रहा हूँ ना x रुपए, है ना, तो x ही आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 गेंदों का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 2 गेंदों का मूल्य कितना हुआ आपका 2y, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 1300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारे पूरे क्वेश्चन का ये समीकरण बन गया। हमको यहाँ पर से 2 समीकरण मिल गए, है ना, पहला और दूसरा। और फिर अब इन समीकरणों को हम चाहें तो यहाँ से x और y, मतलब एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो समीकरण निकालने का तरीका आपने ध्यान से देखा, है ना। कोशिश करें आगे हम जो है डायरेक्टली करेंगे, अपन ये इस वर्ड्स को नहीं लिखेंगे ताकि डायरेक्ट अपन इसमें आ जाएंगे, है ना, और हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। क्लियर है बात ये, नोट डाउन कर लें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का योग 16, है ना। 2 संख्याएं हैं जिनका योग, जोड़ जो है कितना है 16 है, और उनका अंतर मतलब उनको जब घटाते हैं हम तो कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। इसका हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 संख्याएं आपको दे रखी, तो आपको 2 संख्याएं वो लेनी पड़ेंगी। वो 2 संख्याएं कौन सी है मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि माना, है ना, माना वे 2 संख्याएं x व y हैं। ठीक है, तो हमने 2 संख्याएं ले ली अपने से, x और y ले लिया। अब क्या कहता है प्रश्न में, देखिए प्रश्नानुसार हम कर लेते हैं इसको। प्रश्नानुसार हमसे कहता है कि उन 2 संख्याओं का योग 16 है। तो ठीक है, हमारे पास में 2 संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है योग आपको 16। तो आप कर सकते हैं, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है मेरे पास में, x और y, और इनका योग कैसे लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है आपको 16। आ गया आपका समीकरण, है ना, पहला इसको मान लिया। ठीक, इसी तरीके से आगे क्या बोला है, उनका अंतर 8 है ना, तो यहां लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, कितना अंतर दिया है आपको 8 दिया है। ठीक है, तो यदि हम बड़ी संख्या को x मान लें कि भाई x में से y घटाए, उनको अंतर निकाला हमने, तो कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई, अंतर आ गया आपका, और बराबर में कितना आ गया आपका 8। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका समीकरण बना लिया हमारे दो, x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 8। क्लियर है ये बात, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, है ना, फल की दुकान पर क्या दिया हुआ है हमको 2 किलोग्राम सेब।
2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर, और इसका जो मूल्य है कितना दिया है आपको, 160 रुपए दिया हुआ है। क्लियर है बात ये? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य जो है, एक कुल मूल्य बोलना चाहिए ना, 160 रुपए है। और उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब का मूल्य, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दिया है आपको, 300 रुपए दिया हुआ है। तो आपके पास में सेब और अंगूर दिए हुए हैं, है ना, और उन्हीं का अलग अलग माप में आपको वहां मूल्य दिया हुआ है ना। तो यहाँ आपके पास में जो राशियां हैं, चर राशियां कौन सी हो जाएंगे, सेब और अंगूर का मूल्य, है ना। सेब और अंगूर दो चीजें दी हुई ना आपको, तो उनके लिए आपको लेना है। अब यहाँ सेब और अंगूर का आपको मूल्य दे रखा है, तो आपको क्या लेना है वहां पर कि सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य। क्लियर है बात ये? तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो चूंकि 2 किलोग्राम सेब दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 से तुलना करते हैं ना, तो मान लेते हैं यहां पर कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, है ना, सेब का मूल्य कितना दिया है आपको, एक नहीं दिया है ना, मानना पड़ेगा हमको। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, ठीक है, वह 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना मान लिया हमने, x रुपए, व 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना मान लिया हमने, y रुपए मान लिया। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, आइए देखते हैं उसमें कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 160 रुपए। तो आइए लिख लेते हैं यहां पर हम लोग कि 2 किलोग्राम, है ना, 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, है ना, प्लस में क्या बोला है आपको, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, और कितना दे रखा है दोनों का मूल्य आपको, 160 रुपए, 160 रुपए। ठीक है, तो सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने कितना माना हुआ है, x, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 2x, बिल्कुल, है ना, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने कितना माना है आपका, y रुपए, तो 1 ही किलोग्राम बोला है तो सिर्फ 1 ही आ गया y, और बराबर में कितना है आपके पास में, 160 रुपए। देखिए पहला समीकरण बन गया आपका। क्लियर है? दूसरा क्या बोला आपको कि उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य और प्लस में 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। कितना दिया है देखिए, 300 रुपए। ठीक है, 4 किलोग्राम सेब का मूल्य और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना दिया है हमको, 300 रुपए। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमारा कितना है, x, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, 4x, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y, और बराबर कितना दिया है आपका, 300 रुपए। ठीक, तो देखिए बन गया हमारा समीकरण इस तरीके से, है ना, बहुत ही आसान है। समीकरण किस प्रकार से बना रहे हैं बिल्कुल उसके फ्लो को समझिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, जब तक आप उसका समीकरण नहीं बना पाएंगे उस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे, है ना। आप भले उनको हल करने की विधियां समझ लें, लेकिन जब आप समीकरण ही नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे आप हल करेंगे उसको। ठीक है, तो समीकरणों को किस प्रकार से हमको फॉर्मुलेट करना है, कैसे बनाना है हमको यहाँ पर, वो ध्यान रखिए। कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं हम लोग समीकरणों का। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। क्वेश्चन को समझिएगा
कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, है ना, वर्तमान से 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। मतलब नरेश की जो आयु है, नरेश की पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। नरेश की पुत्री की यदि आयु पर मान के चलें 5 साल मान के चलिए, तो नरेश की आयु कितनी थी? 7 गुनी थी उसकी। मतलब 5 साल का 7 गुना कितना हो जाएगा? 7 गुना का मतलब क्या होता है? 7 का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना उसमें। तो 5 सते कितना हो गया? 35। मतलब उस समय यदि पुत्री की आयु 5 रहती तब नरेश की आयु कितनी रही होगी? 35 साल रही होगी, है ना। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। और अब से 3 साल बाद, मतलब आज वर्तमान जो है, इससे 3 साल बाद जो आने वाला है कि मेरी आयु, मेरी जो आयु रहेगी, नरेश की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो मेरी आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुना। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। मैं x और y तो लेके चलूँगा, है ना। अब चूंकि यहाँ पर आयु की बात हो रही है, मतलब मुझे किसको x और y लेना पड़ेगा? आयु को लेना पड़ेगा। तो पहले अपन वो ले लेते हैं कि माना, ध्यान से देखिएगा, माना नरेश की आयु, माना नरेश की, अब यहाँ वर्तमान आयु आपको लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अभी से 7 साल पहले या 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आपके पास में वर्तमान आयु होनी चाहिए, है ना। तो माना नरेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो पहले हमने x और y देख लिया। किसको हमने x और y लिया? कि नरेश की वर्तमान आयु मैंने x वर्ष ले ली और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी ले ली? y वर्ष ले ली। अब जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई मेरी आयु, नरेश कह रहा है कि मेरी आयु, कितनी आयु है उसकी? x, तुम्हारी आयु से, तो मतलब पुत्री की आयु कितनी है? y, उससे कितनी है? 7 गुनी है। तो 7 गुना हमको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पहुँचना है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि कहा कि 7 साल पहले, ये क्वेश्चन, ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 7 साल पहले। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मैं, जैसे मान लीजिए मेरी आयु 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, तो 7 साल पहले मेरी आयु क्या रही होगी? भाई जो मेरी वर्तमान आयु 30 वर्ष या 40 वर्ष है, ये 7 वर्ष और कम रही होगी। मतलब यदि 30 होती तब कितनी रही होगी? 23 रही होगी। 40 है तब कितनी रही होगी? 33 रही होगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से जब हम पहले की बात कर रहे हैं तो हमको इनके जो आयु है, आयु में हमको उतने वर्ष घटाने पड़ेंगे। या हम यदि आने वाले सालों की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल बाद मेरी आयु, तो यहाँ मैं 3 साल आगे की बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान आयु में 3 साल आगे की, मतलब 3 साल मुझे जोड़ना पड़ेगा उसमें। समझिएगा मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ कि यदि वर्तमान आयु x और y वर्ष है दोनों की, है ना, तो यहाँ मैं इसको लेके चलता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है इसने 7 साल पहले, तो यहाँ लिखता हूँ, देखिए, प्रश्नानुसार 7 साल पहले, है ना, 7 साल पहले। तो यदि नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी रही होगी? जरा मुझे बताइए। नरेश की आयु, तो यदि उसकी आयु x वर्ष है तो 7 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? 7 साल कम रही होगी, है ना, कम होगी ना आयु उसकी। तो यदि x वर्ष अभी है उसकी आयु, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 7 वर्ष रही होगी। ठीक है, तो देखिए पहले बोल रहा था तो मैंने 7 वर्ष से यहाँ पे क्या किया? 7 वर्ष को घटा दिया। इसी प्रकार से पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? जरा बताइए। पुत्री की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? y माइनस 7 वर्ष। समझ गए आप इसको? कि यदि कभी भी आपसे ऐसा बोले
पहले की बात करें तो आपको उतने जितना भी संख्या दी होगी उसको आपको घटाना पड़ेगा, या बाद की बात करेगा तो फिर आपको उतना उसमें जोड़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको। तो यदि नरेश की वर्तमान आयु x, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष थी, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले कितनी आयु रही होगी नरेश की? x माइनस 7। पुत्री की आयु कितनी रही होगी? y माइनस 7। ठीक है, अब क्या बोलता है? अब नरेश कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, है ना। ध्यान दीजिए प्रश्न में कि नरेश कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी है। तो कहना क्या चाहता है यहाँ पर नरेश? नरेश कह रहा है कि नरेश की आयु, है ना, नरेश की आयु जो है वो उसकी पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु की कितनी है? पुत्री की आयु की 7 गुनी है। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, कह रहा है देखिए कि नरेश कह रहा है कि मेरी आयु, मतलब नरेश की आयु तुम्हारी आयु, पुत्री की आयु से 7 गुनी है। तो किस में गुणा करेंगे आप 7 का? उस पुत्री की आयु में गुणा करेंगे ना, उसका 7 गुना है हमारा नरेश का आयु। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम इसमें देख लेते हैं हमारे राशियों में। तो नरेश की आयु 7 साल पहले कितनी थी देखिए जरा। अब यहाँ वर्तमान को नहीं लिखना है ना, क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो नरेश की आयु कितनी है? x माइनस 7। तो यहाँ मैंने लिखा x माइनस 7 बराबर ठीक है, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी देखिए, देखिए y माइनस 7। तो y माइनस 7 लिया और गुणे में कितना रखना है हमको? 7 गुनी, मतलब गुणा 7। क्लियर है बात ये? तो हल कर लीजिए इसको, कैसे करेंगे? x माइनस 7 बराबर, अब ये गुणे पे है तो गुणा कर लीजिए पहले। 7 गुणा y कितना हो जाएगा आपका? 7y, और माइनस है तो माइनस 7 सता कितना आ गया आपका? 49, है ना। संख्याओं को एक तरफ में रखिए, है ना, चर राशियों को एक तरफ में रखिए। 7y है, y को इधर ले आते हैं, x पहले से ही दिया हुआ है, प्लस में 7y इधर गया तो किस में आ गया? माइनस में 7y, और बराबर में क्या बचा? माइनस में 49, और ये जो 7 है उसको भी उधर लेके जाइए, कितना आ जाएगा आपका? प्लस में 7। ठीक है, चर को एक तरफ में ले आया, संख्याओं को एक तरफ में रख लिया। अब क्या बचेगा देखिए जरा आपका, तो x माइनस 7y बराबर कितना आ जाएगा? देखिए माइनस 49 प्लस 7, बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो यहाँ माइनस आया, 49 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका? 42। तो इस तरीके से आपका ये पहला समीकरण बना। क्लियर है बात ये? तो इसको प्रोसेस को ध्यान में रखिए कि 7 साल पहले जब कहता है नरेश की आयु इतनी है, तो वर्तमान आयु यदि इतनी हमको दे रखी है, तो 7 साल पहले उनकी आयु में क्या होगा? वर्तमान में उतने वर्ष को घटा देंगे दोनों पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, है ना। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर अपन दूसरा समीकरण बनाते हैं इसमें। देखिए इसके बाद क्या कहता है समीकरण 1 बनाने के बाद हमारा, कि अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब आज से 3 साल बाद। तो हमको वहां से शुरू करना है ना, 3 साल बाद। ठीक है, तो नरेश की वर्तमान आयु x और पुत्री की वर्तमान आयु y है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी जरा बताइए? नरेश की आयु, है ना, नरेश की आयु 3 साल बाद, है ना, मतलब 3 साल आगे बताना है। अब इसके बाद तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, आज से 3 साल बाद, तो जोड़ना पड़ेगा ना, 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, x प्लस 3 वर्ष। इसी तरीके से पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी जरा बताइए? पुत्री की आयु कितना? y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, क्लियर है बात ये? अब क्या कहता है क्वेश्चन में आपसे कि 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना। मतलब नरेश की आयु, है ना, पिछली बार की तरह ही देख रहे हैं, नरेश की आयु जो है पुत्री की आयु की, है ना, बराबर किसके? पुत्री की आयु के कितने गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नरेश की जो आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यही कह रहा है आपसे क्वेश्चन पे। तो चलिए इसमें नोट डाउन करते हैं। नरेश की आयु कितनी है हमारे पास में? 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3 बराबर पुत्री की आयु कितनी दे रखी है आपका? y प्लस 3, और चूंकि 3 गुनी होगी तो गुणा कर दिया हमने यहाँ पर
3 से। ठीक है बात, हल कर लीजिए इसको उसी तरीके से समीकरण बना लीजिए। x + 3 बराबर 3 गुणा y, 3y प्लस में 3 तिहाई 9, है ना। अब इनको संख्याओं को एक तरफ में, चर राशियों को एक तरफ में, तो प्लस में 3y इधर गया तो किस में आ गया, माइनस में 3y बराबर 3 को उधर ले आइए, 9 पहले से ही उधर पे है, 3 उधर गया किस में आ जाएगा, माइनस में। क्या बचा आपके पास में, x - 3y बराबर 9 में से 3 गया कितना बचा, 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये समीकरण बनेंगे। इसमें ध्यान रखिए समीकरण किस प्रकार से बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है ना। घर से कार्यालय जब जाता है वो तो 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन व टैक्सी का उपयोग करता है ना। 2 चीज़ों से जाता है वो, ट्रेन और टैक्सी से, आधी दूरी ट्रेन से और उसके बाद टैक्सी से। व्यक्ति द्वारा, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, ध्यान दीजिएगा, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। यहाँ दूरियों की बात चल रही है कि व्यक्ति घर से कार्यालय जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुल दूरी हमको दिया हुआ है उसके घर से कार्यालय की दूरी, है ना। और इसके बाद बोलता है कि टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की कितनी है, दुगनी है ना। टैक्सी द्वारा जितनी दूरी वो तय कर रहा है वो ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। क्लियर है बात ये। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो चूंकि यहाँ दूरी की बात कर रहा है, और दूरी किस प्रकार से, भाई कुल दूरी तो मेरे को 90 किलोमीटर दे रखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या बोलता है, कुछ दूरी वो टैक्सी से तय कर रहा है और कुछ दूरी वो किससे तय कर रहा है, ट्रेन से तय कर रहा है। तो हम यहाँ पर माना इसी प्रकार से लेंगे कि माना टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से तय की गई दूरी x किलोमीटर, ठीक है, और ट्रेन से तय की गई दूरी व ट्रेन से तय की गई दूरी y किलोमीटर है। ठीक है, क्या लिया हमने कि टैक्सी से तय की गई दूरी x किलोमीटर व ट्रेन से तय की गई दूरी y किलोमीटर है। अब क्या बोलता है कि भाई जो घर से कार्यालय वो जा रहा है कुल 90 किलोमीटर, किससे किससे यात्रा कर रहा है, टैक्सी से व ट्रेन से। तो कुल तो यहाँ पर यही हो गया ना कि भाई x किलोमीटर टैक्सी से जा रहा है, y किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं टैक्सी व ट्रेन से तय की गई कुल दूरी बराबर कितना, 90 किलोमीटर, है ना। ठीक है, तो टैक्सी व ट्रेन से तय की गई दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। तो टैक्सी से कितनी दूरी तय कर रहा है, देखिए x किलोमीटर, तो यहाँ हमने लिखा x किलोमीटर, प्लस ट्रेन से तय की गई दूरी कितनी है आपकी, y किलोमीटर। कुल दूरी बोल रहा है ना, कुल मतलब जोड़ हो गया। तो टैक्सी से x, ट्रेन से y, और बराबर में कितना आ गया, 90 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है बात ये। अब क्या बोलता है कि टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है ना। टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। अब इसको समझिएगा, यहाँ कहता है प्रश्न में टैक्सी से तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, है ना। तो क्या बोला है, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है ना। टैक्सी से तय की गई दूरी किसके बराबर है, ट्रेन से तय की गई दूरी की, ट्रेन से तय की गई दूरी इसके दुगनी है, 2 गुना। समझ रहे हैं क्वेश्चन को आप। टैक्सी से तय की गई दूरी
ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी, तो ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। क्लियर है बात ये? तो टैक्सी से तय की गई दूरी कितनी है हमारी, देखिए कितना लिया है हमने उसको, x बराबर ट्रेन से तय की गई दूरी कितनी है, y, और फिर 2 गुना, मतलब क्या करेंगे, गुणे पे 2। ठीक है, गुणा कर लीजिए, x बराबर 2 गुणा y कितना हो जाएगा आपका, 2y। चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर इसको इधर ले आइए। तो x 2y प्लस में इधर गया तो किस में आ गया आपका, माइनस में, बराबर क्या बचेगा आपका, कुछ भी नहीं, 0, है ना। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस के समीकरण हम फॉर्म कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, और आगे फिर हम उसको हल करने के तरीके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है, सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्या लिखा है देखिए कि निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में बताइए। तो यहाँ हमको जो हम समीकरण बना रहे थे, उन समीकरणों का हमको एक आलेख दिया होगा, और उन आलेखों को देख करके हमको बताना है कि इनके हल कैसे हैं और हल इनके कितने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं किसी भी समीकरणों से आलेख हम किस प्रकार से, ग्राफ हम किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक मेथड है किसी भी समीकरणों को हल करने का। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं किसी भी समीकरणों को देख करके हम उसके ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि कक्षा 10वीं के 10 बच्चों ने, है ना, कक्षा 10वीं के 10 बच्चों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 10 हैं जिन्होंने विज्ञान क्विज में भाग लिया, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो लड़के व लड़कियों की संख्या बताइए। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस आलेख विधि से, या ग्राफ मेथड जिसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में, कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद हम उसका आलेख खींचेंगे। तो आइए देखते हैं कि भाई लड़के और लड़कियां क्विज में भाग दे रही हैं और कुल भाग ले रही हैं, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते थे हम, जरा बताइए। यदि बच्चों की संख्या को लेकर के है तो और कौन कौन है, लड़के हैं और लड़कियां। तो यहां लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो माना क्या मान लिया हमने, लड़कों की संख्या क्या मान ली, x, और लड़कियों की संख्या क्या मान ली हमने, y। अब बोलता है कुल बच्चों की संख्या, कुल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं विज्ञान में भाग लिए। तो यहां ऐसा कर सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। तो कुल बच्चे कितने हैं, लड़कों की संख्या, हम ऐसा लिख सकते हैं, लड़कों की, इसी प्रकार से कर रहे थे ना हम लोग अभी, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो कितनी है, बराबर पे 10, है ना। तो लड़कों की संख्या कितनी है आपके पास में, x, प्लस लड़कियों की संख्या कितनी है, y, और बराबर क्या आ गया आपके पास में, 10। क्लियर है, पहला समीकरण बन गया आपका। अब आगे बोलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। तो यहां लिखते हैं हम लोग उसमें कि लड़कियों की संख्या क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या किससे अधिक है, लड़कों से अधिक है ना। तो बराबर करके कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस उससे लड़कों की संख्या से 4 अधिक, है ना। तो लड़कियों की संख्या कितनी है जरा बताइए, y ली हुई है हमने, तो यहाँ y लिया, बराबर लड़कों की संख्या कितनी मानी है हमने, x माना हुआ है, तो x लिया, और प्लस इसमें क्या, 4 अधिक,
तो ऐसा कर सकते हैं हम इसको, या हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं इधर ला करके, है ना। x इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है माइनस में चला गया, और y प्लस में ही है तो प्लस y बराबर कितना आ गया आपका 4। तो ये आपका 2 समीकरण हो गया इस तरीके से, ठीक है, 2 समीकरण बन गए। अब समीकरण बनाने के बाद किस प्रकार से आलेख बनाएंगे हम, तो आइए उसको समझते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। ये 2 आपको समीकरण यहाँ पर मिल गया है ना, समीकरण बना करके हमने बना लिया उसको, x प्लस वाई बराबर 10 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका 4। अब इनसे हम इनके आलेख खींचेंगे, है ना। तो आलेख खींचने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए किसी भी एक समीकरण को अपन उठा लेते हैं पहले यहाँ से। मान लीजिए हमने लिखा समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है आपका, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें से आप किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए, है ना। तो कैसे, मान लीजिए मैं x का मान निकालना चाहता हूं, तो x बराबर करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए y प्लस में है ना, उधर जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में, तो 10 माइनस वाई, ठीक है। अब ये इस प्रकार का मान हो गया। ऐसा मान निकालने से फायदा क्या होगा, देखिए कि यदि मैं यहाँ पर y के कोई भी मान रखता हूँ, जैसे मान लीजिए y का मान मैंने रखा यहाँ पर 1, तो 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बराबर x, है ना। मतलब x का मान मुझे मिलता जाएगा। y का मान 3 रख दूं तो 10 माइनस 3 कितना आएगा, 7। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 7 आ गया। तो इस प्रकार से इनके मानों को ऐसे तोड़ने से हम एक चर का मान निकालते रखते जाएंगे अपने मन से, और दूसरे चर का मान हमको मिलता जाएगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक सारणी बनाई इस प्रकार से, और एक में ले लिया x और एक में ले लिया y, है ना। तो हम तकरीबन 2 से 3 मान देखेंगे, ज़्यादा मानों को नहीं लेंगे अपन, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि y का मान हमको ऐसा लेना है कि हल करने के बाद x का जो मान मिले वो ऋणात्मक ना हो, क्योंकि यहाँ अभी अपने को ऋणात्मक संख्याओं की ऋणात्मक हल की जरूरत नहीं है, है ना तो ऋणात्मक हो और ना ही दशमलव में हो, है ना। कोशिश करें आप, क्योंकि फिर ग्राफ आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सपोज मान के चलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ y का मान कितना ले लिया मैंने, 2, है ना, y 2 लिया मैंने। देखिए y का मान कितना लिया मैंने, 2। तो जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए हल कर लेते हैं यहाँ पर, x बराबर 10 माइनस y का मान क्या रखा मैंने, 2, कितना आ जाएगा आपका 8। तो x बराबर कितना मिल गया आपको, 8। जरूरी नहीं है कि आप x बराबर ही निकालें, आप y बराबर में निकाल करके x के मान रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसी प्रकार से अब और देख लेते हैं हम लोग। y का मान कुछ और रख लें, यहाँ पर y का मान आप 4 ले लें, है ना। तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, x बराबर 10 में 4 गया कितना बचा, 6, है ना। और क्या ले लें, y का मान हम अपन ले लेते हैं, मान लीजिए 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब y का मान आपने 7 रखा तो 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 3। तो इस प्रकार से जब अपन ने ये समीकरण को लेकर के हमने किसी भी एक चर का मान निकाला, और निकालने के बाद दूसरे चर को बारी बारी से उसके मान अपने से, है ना, अपने मन से आप 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वो मान हम लेते गए यहाँ पर, और हमको x के मान मिलते गए, प्राप्त होते गए, ठीक है। अब इसको देख करके हमको इसका आलेख बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप इनको देख लें, यहाँ पर ये जो हमको x और y के जो नंबर दे रखे हुए हैं, है ना। अब इनमें ग्राफ का जो हमारा प्लॉट होगा, जैसे मान लीजिए हमने इस प्रकार से ये, है ना, आलेख खींच लिया आपके ग्राफ कॉपी पे, ग्राफ पेपर पे, है ना। और एक को ले लिया नीचे वाले को x और ऊपर वाले को ले लिया हमने y, ठीक है। अब जैसे आपके ग्राफ में क्या होते हैं, यूनिट बने होते हैं ना, एक ऐसा एक लाइन यहाँ पर ऐसी लंबी सी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी इधर भी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना। तो उनमें आपको मान भरने हैं। अब वो मान कैसे भरेंगे आप उसमें, तो आप इन नंबर्स को देख करके भरिए। जैसे यहाँ कितने का अंतर अपन देख रहे हैं, 2 6 7, मान क्या मिल रहा है, 8 4 3, है ना। आप चाहो तो 2 का गैप ले लो, है ना, क्योंकि जैसे 3 आ रहा है 7 आ रहा है, तो किसी के बीच में ही आएगा वो। कैसे, देखिए जैसे मैंने लिया यहाँ पर
2 4 6 8 10। ठीक है, ये x के मान ले लिए। इसी प्रकार से y का भी मान आप ले लीजिए। देखिए 2 4 6 8 10, है ना। ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, ये लाइन इस प्रकार से आती है पूरी, ये उस पे अपन मान ले रहे हैं। ठीक है, अब पहले एक उठाइए। x का मान कितना है आपका 8, है ना। जब x का मान 8 है तो y का मान उस लाइन में कितना है 2। तो देखिए जरा, यदि ये मेरा x है तो x का मान कितना अपन ने बोला 8 यहाँ पर है। देखिए तब y का मान कितना है, y कहाँ है, ऊपर है, y इस तरफ लेकर के जा रहा है ना, ऊपर की तरफ। तो y का मान तब कितना है 2। तो देखिए जरा अपन इसको, इस पे ये है ना, ऐसे होती है ना आपकी लाइन, इस प्रकार से ऐसी आपकी लाइन बढ़ती है ना। ठीक है, तो देखिए जब मैंने बोला कि x का मान 8 और y का मान 2, तो मैं 2 कहाँ जाऊंगा, 2 वाली लाइन पे सीधे। ये जो जगह मुझे मिल रही है, ये हुआ मेरा क्या 8 और 2, है ना। x का मान कितना लिया हमने 8 और y का मान कितना है 2। सबसे पहले हम x को ही रखेंगे, बाद में इसके y को रखेंगे, है ना, कॉमा करके ऐसा, है ना। वो अपन बताएंगे आगे क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने आगे वाले चैप्टर पे। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है 4 और 6। x का मान कितना है 4, तब y का मान कितना है 6। तो यहाँ देखिए ये है आपका x की लाइन पे 4 और y की लाइन पे 6। देखिए जरा, ये देखिए 4 और ये y की लाइन पे 6 यहाँ आ रहा है ना, ये इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 4, x का मान कितना 4 और y का मान 6। ठीक है, फिर x का मान 3 और y का मान 7। तो देखिए जरा, x में यहाँ 3 तो मैंने लिया नहीं, तो भाई 2 और 4 के बीच में ही रहता है ना 3, यहाँ पर रहेगा 3। तो x का मान 3 और y का मान 7, और 7 भी यहाँ नहीं है, तो 6 और 8, 6 7 ऐसा ना, बीच में ले लिया हमने। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका है ना, लगभग यहाँ पर आपका x का मान 3 और y का मान 7। ठीक, तो इस प्रकार से आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, है ना। ये आ गया आपका बिंदु, सभी हमने इसको प्लॉट कर दिए। अब जो बिंदु है आपकी थी, उन सबको आप एक लाइन से मिला दीजिए। ये ठीक है, वो थोड़ा बहुत ग्राफ में नहीं होगा इधर उधर, यहाँ पर अपन बना रहे हैं तो इसलिए ये थोड़ा दाएं बाएं भाग रहा है ना। अब जब ये पहले वाले का हो गया, सेम काम आपको, ये देखिए ये जो था मेरा, ये जो अपन ने समीकरण लिया था पहला वाला समीकरण, ये पहले वाले समीकरण को देख करके हमने इसका पूरा एक चार्ट बनाया ना, और ये उस चार्ट के हिसाब से ये रेखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये पहले वाले समीकरण की रेखा है, और पहले वाला समीकरण हमारा क्या था, x + y = 10। ऐसा हम इस रेखा को बता सकते हैं। क्लियर है बात ये, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम भी है रैखिक समीकरण, है ना, कि जो भी समीकरण हमको दिए गए हैं उस समीकरण के हिसाब से हम उसका रेखा ऐसा प्लॉट कर सकते हैं, रेखा बना सकते हैं, आलेख बना सकते हैं, है ना। अगला जो आपको दिया है देखिए -x + y = 4, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से क्या लिखा है, -x + y = 4, है ना। अब इसमें से भी आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, चाहो तो -x बराबर कर लो। अब चूंकि -x बराबर करेंगे तो फिर जो भी संख्या आएगी माइनस में रहेगी ना, तो अपन माइनस वाले को ही उधर ले आते हैं ताकि y हमारा प्लस में रहे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 इधर पहले से ही है, माइनस में x है, उधर गया तो किस में आ गया, प्लस में x। ठीक है, अब सेम टू सेम जैसा अपन यहाँ पर काम कर रहे थे वही काम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर x का मान आप रखोगे ना, तो जब आप यहाँ रखोगे तो इसको हल करोगे, और हल करने के बाद किसका मान मिलेगा आपको, y का मान मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें। तो हमने ये प्लॉट बना लिया इसका, तो ये x और ये y। अब यहाँ पर भी आप कोई ना कोई मान लेते जाइए x का। मान लीजिए x के मान लिए हमने
2 ले लें, ठीक है, अपने से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब x का मान आप 2 लोगे तो यहाँ रखे आपने 2 और 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो y का मान कितना मिला आपको 6। x का मान क्या ले लें 3 ले लें, तो 3 + 4 रख दीजिए यहाँ पर, 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7। x का मान क्या ले लें 5 ले लें, तो देखिए x का मान 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो y का मान कितना मिल गया आपको 9, ठीक है। अपने से आपको मान लेना है, आप 2, 4, 5, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ी संख्या मत लीजिए, है ना। तो अब देखिए आपका ये बन गया आपका ये चार्ट। अब देखिए x का मान जब 2 है तब y का मान कितना है आपका 6, है ना। तो यहाँ देखिए x का मान 2 तब y का मान कितना 6, ये ठीक है। यहाँ मिल गया मेरे को 2, 6, ठीक है ना। पहले वाले को अब प्लाट कर लिया था अपन ने, अब दूसरे वाले को देख रहे हैं ना, दूसरे समीकरण को। फिर x का मान 3 तब y का मान क्या है उसमें 7। तो देखिए x का मान 3 तो ये रहा और y का मान 7, तो ये तो यहीं पर ही मिल रहा है, इसी पे मिल रहा है 3, 7 उसी पे मिल रहा है, उसी के बगल पे लिख दिया, ठीक है। और फिर x का मान देखिए 5 और y का मान कितना 9। तो x का मान 5, 2, 4, 5 नहीं है, 5 बीच में आएगा लगभग, और कितना है 9। तो 9 कहाँ जाएगा आपका लगभग ये 8, 9 है ना, इसके आसपास में। तो ये हमने ऐसा एक ठीक यहाँ कहीं पर आएगा, है ना, ये मान लेते हैं 5 और 9। ग्राफ में जब आप बनाएंगे तो बहुत वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस ऐसा हो जाता है इसमें। क्लियर है बात। तो तीनों हमने देखे, तीनों पॉइंट्स को अपन ने, तीनों बिंदुओं को हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिया, और अब आप इसको मिला दीजिए। देखिए ठीक है, एक सरल रेखा बनेगी इस तरीके से। क्लियर है। तो ये रेखा कौन सी थी आपकी, जो दूसरा समीकरण था ना, क्या है हमारा -x + y = 4। तो ये अपन यहाँ लिख सकते हैं -x + y = 4, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा कि जो दो हमको समीकरण मिलते हैं, उन समीकरणों के हिसाब से कैसे हम उनको रेखांकित करते हैं, उनकी रेखाएं कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। क्लियर है बात। तो आपने देखा कि दो समीकरणों से हमको 2 रेखाएं मिली ना, ये पहले वाले समीकरण की रेखा और ये दूसरे वाले समीकरण की रेखा। और आप इसमें क्या खास देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं जो हैं आपस में एक दूसरे को कट कर रही है ना। देखिए इस बिंदु पर, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। और वो बिंदु कौन सा है, देखिए 3, 7 जो बिंदु है वहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं। ठीक है। तो अब यहां पर जब ये रेखाएं मिलती हैं तब इसका हल कैसा होगा, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। या ये रेखाएं कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की प्रकृति रखती हैं। जैसे समझिए यहाँ पर हमने जब दोनों समीकरणों को लिया, उनकी रेखाएं बनाई, तो ये दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, पहला हम ऐसा समझ सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तब इसका हल कैसा होगा ये हम समझेंगे। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हम जितनी बार ऐसे दो समीकरण लेकर के रेखाएं बनाएं तो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे ही किसी बिंदु पर। हो सकता है हमारा जो रेखा है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। देखिए अब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कैसी दिख रही हैं, आपस में एक दूसरे के समानांतर दिख रही हैं। तो भाई समानांतर भी तो जा सकती हैं। क्लियर है बात। और या फिर क्या हो सकती है कि भाई ये पहले वाली रेखा और फिर इसी के जस्ट ऊपर ये दूसरी वाली रेखा। तो 3 कंडीशंस हमारे पास में यहाँ पर हो सकती है ना, कि या तो रेखाएं आपस में कट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, और या तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर, है ना, अतिव्याप्त जिसको हम बोलते हैं, अतिव्याप्त होंगी। ठीक है। तो तीनों पे हमारे हल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। कैसे, तो देखिए जरा, पहला मैंने लिखा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, दूसरा क्या कह रहे हैं, रेखाएं हमारी समांतर होंगी, समांतर हैं, और तीसरा
अतिव्याप्त है। ठीक, तो जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब हम कहते हैं कि हमारे हल जो है वो अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय। अद्वितीय कहने का मतलब कि हमको x और y का एक निश्चित मान मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बात? जैसे यहाँ पर हमने देखा इस वाले समीकरण के हिसाब से कि हमारी ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। कहाँ पर कट कर रही हैं? 3 और 7 पे, है ना? ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पर हमारी रेखाएं 3 और 7 पे कट करी। तो पहले वाले में हम किसका मान लिखते थे? x का। दूसरे वाले में हम मान किसका लिखते थे? y का। x किसकी संख्या ली थी हमने? लड़कों की संख्या। और y किसको लिया था हमने? लड़कियों की संख्या। तो मतलब लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 3। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7। तो ये ग्राफ से बना करके हमने देखा इसको कि भाई इस बिंदु पर ये कट कर रही हैं, तो वो बिंदु क्या हो गया हमारा? वही हमारा हल हो गया। वही हमारे x और y के मान हो गए। समझ में आई बात? तो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब हमारे हल कैसे होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। इसको हम अद्वितीय हल कहेंगे। ठीक है। यदि रेखाएं समांतर हो, जैसे दूसरा वाला केस देखिए, ये जो दूसरा वाला केस है, ठीक है, दूसरे वाले केस में कैसा है कि रेखाएं क्या हो रही हैं? एक दूसरे के समानांतर। तो जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तब यहां पर कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है बात? ये ध्यान रखिए। और यदि रेखाएं अतिव्याप्त हैं, यदि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, तो जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो यही रेखा इसके लिए भी है, यही रेखा इस बिंदु के, दोनों रेखाएं एक ही बिंदुओं के लिए बहुत सारे, है ना, वो सारी की सारी रेखाएं हर बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रही है ना। ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? अनंत अनेक हल कहेंगे। अनंत अनेक हल। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हैं आपके रेखाओं के लिए कि या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, या तो रेखाएं समांतर हों, और या रेखाएं क्या करें? अतिव्याप्त करें। तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तब हम क्या कहेंगे? एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यदि रेखाएं समांतर होंगी तब कोई भी हल नहीं होगा, और यदि रेखाएं अतिव्याप्त होंगी तब अनंत अनेक हल होंगे। और तीनों चीजें आप समझ गए। ये इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये इस प्रकार से दो रेखाएं समांतर आएंगी, और ये अतिव्याप्त कहलाएगी। क्लियर है बात ये? और आपने हमने समीकरणों को किस प्रकार से ग्राफ में प्लॉट किया, कैसे उसको बनाया, हल किया, ये भी आपने देखा। इसको ध्यान में रखिए और ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप उदाहरण से उठा करके ट्राई करिए, कोशिश करिए उसको, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पर कि निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देख करके उनके हल के बारे में हमको बताना है। तो क्वेश्चन में हमको ये आलेख दिया हुआ है आपका, है ना, और इस आलेख को देख करके हमको बताना है कि x और y के मान कैसे होंगे। हमने प्रकृति पढ़ी हुई थी, हमने 3 प्रकार के रेखाओं की प्रकृति देखी थी। पहला कौन सा? कि यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, या रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, और या रेखाएं एक दूसरे पर अतिव्याप्त हों। तो तीनों में हल की जो प्रवृत्ति थी, मेरी प्रकृति थी, वो अलग अलग थी, है ना। तो मुझे यहाँ पर उस हल की x और y के मान की प्रकृति बतानी है, और उसके बाद वो यदि उसके हल हैं तब x और y के मान मुझे बताने हैं। क्लियर है बात ये? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 2 समीकरण है आपके पास में। एक ये रेखा का समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा ये रेखा का समीकरण देखिए 3x प्लस 2y प्लस 12 बराबर 0। और ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में इस बिंदु पर, क्या बिंदु है? 2, 3, है ना। x का मान कितना है? 2, और y का मान 3। वहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब हमारा हल कैसा होता है बताइए जरा मुझे? एक अद्वितीय हल होता है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण में हल कैसा होगा हमारा? एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। और x व y के मान क्या होंगे? तो आप देखिए जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से हमको x और y के मान मिलते हैं ना। तो देखिए क्या बिंदु दिख रहा है आपको यहाँ पर? 2, 3 बिंदु दिख रहा है।
कौन कौन सा, 2 3। तो पहले वाला जो बिंदु होता है वो किसका मान होता है, x का, और दूसरे वाला किसका होता है, y का। हमेशा जब हम बिंदु लिखते हैं तो x को पहले लिखते हैं और y को बाद में, है ना। x को हम बोलते हैं भुज यहाँ पर, और y को बोलते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं, तब हम x के मान क्या होंगे, तो x बराबर बताइए कितना है वहाँ पर, किसमें, कौन से बिंदु पर है, 2, और y बराबर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आलेख को देख करके हल की प्रकृति, है ना, हल की प्रकृति और हमारा हल कितना होगा, ये हम दोनों चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ जो आलेख दिया है मुझे, देखिए यहाँ एक ही रेखा दिख रही है ना, लेकिन इस एक ही रेखा में देखिए 2 समीकरण आपको दिख रहे हैं ना, एक ये समीकरण भी इसी रेखा से है और ये वाला समीकरण भी इसी रेखा से है ना। तो यहाँ पर क्या रेखाएं किस तरीके से दिख रही हैं आपको, भाई 2 समीकरण है हमारे पास में, तो 2 रेखाएं भी होनी चाहिए। तो यदि एक ही रेखा दिख रही है मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, आपस में एक दूसरे पर अति व्याप्त है। क्लियर है बात ये। तो रेखाएं जब अति व्याप्त होती हैं, आलेख को देखकर आप समझ गए कि रेखाएं कैसी हैं आपकी, अति व्याप्त हैं। और जब रेखाएं अति व्याप्त होती हैं तो आप मुझे बताइए क्या होता था वहां पर, अति व्याप्त पर, अति व्याप्त होने पर क्या होता था, अनंत अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्लियर है बात ये। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए इसको। तो देख रहे हैं आप समीकरण में कैसा है आपका हल, अनंत अनेक, अनंत अनेक हल है। क्लियर है बात ये। और x व y के मान क्या होंगे, अब भाई यहाँ पर आप x व y के मान पर्टिकुलरली एक नहीं बता सकते ना, ये वाला बिंदु का भी मान है, इस वाले बिंदु भी है, ये भी बिंदु है। भाई एक रेखा में, एक रेखा तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है ना, तो इसमें बहुत सारे मान हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि अनंत अनेक हल है। तो कोई एक हल हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। क्लियर है बात ये। तो आपने देखा कि दूसरे क्वेश्चन में क्या था हमारा, रेखाएं अति व्याप्त थी और उसका हमने फिर यहाँ पर अति व्याप्त होंगी तो अनंत अनेक हल होंगे, और हल यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलरली एक हल हमारे पास में नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको 2 समीकरण की रेखाएं दी हुई हैं, है ना, और आप दोनों रेखाओं को देख रहे हैं। दोनों रेखाएं कैसी दिख रही हैं आपको, एक दूसरे के समानांतर दिख रही हैं। तो हमको बस रेखाओं को देख करके ही पहचानना है कि प्रतिच्छेदी है या अतिव्याप्त है या समानांतर है, क्योंकि उनको देख करके ही हम उसकी प्रकृति बता सकते हैं और हल बता सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर समानांतर है ना, रेखाएं कैसी हैं, समानांतर। तो समानांतर में हल कैसे होते हैं जरा बताइए मुझे, कोई हल नहीं होता ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा, रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो x और y के मान निकलना स्वाभाविक ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था आपका, है ना। चौथा देख लेते हैं एक बार अपन। तो इस क्वेश्चन में देखिए जरा, यहाँ आप देख रहे हैं आपको 2 रेखाओं के समीकरण दिख रहे हैं, है ना, दोनों रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं कैसी दिख रही हैं, एक दूसरे को आपस में एक बिंदु पर कट कर रही हैं, है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब हल कैसा होता है, उसका एक अद्वितीय हल होता है। मतलब हम वहां पर से बता सकते हैं कि x और y के मान हमारे क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समीकरण के हल कैसे हो, हल की प्रकृति कैसी होगी आपकी, अद्वितीय हल की प्रकृति होगी, है ना, अद्वितीय हल। ठीक है, और x और y के मान क्या होंगे, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही x और y के मान होते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए ये जगह पे देखिए, -1 और 2, है ना, किस किस बिंदु पर है, -1 और 2। तो जरा x का मान बताइए क्या है वहां पर, -1, और y बराबर कितना है आपका, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेखाओं को देख करके बता सकते हैं कि हमारा समीकरण का जो हल होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, अद्वितीय होगा या अनंत अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। और यदि
आपस में प्रतिच्छेद करती हैं उसका हल है, तो हल कितना होगा ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो आपका ये प्रश्नावली खत्म हो गया, एक्सरसाइज हमारा। अब अपन बढ़ते हैं अगले आपके नेक्स्ट वीडियो पे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। ओके।